नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी क्रैम पर। अब वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के पिछले लेक्चर में हमने रिवॉल्यूशंस ऑफ 1830 एंड 1848 के बारे में जानने की कोशिश की थी। और उस दौरान अगर आपको याद होगा तो मैंने कई बार आपको कहा था कि कुछ चीज़ें हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के चैप्टर में सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। लेकिन एक बार आप ध्यान रखना कि ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और अगर इनके बारे में आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहेगी तो आगे वर्ल्ड वॉर्स के जो इवेंट्स हुए हैं, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में इवेंट्स हुए हैं, उनका बैकग्राउंड समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो इन दोनों चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तो आज शुरुआत करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखो, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ कि कोई सा भी हिस्ट्री का चैप्टर है वो पढ़ाने से पहले उस इवेंट से पहले उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप उस इवेंट को समझ पाएंगे एग्जैक्ट सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में। तो इसलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इटालियन यूनिफिकेशन के बैकग्राउंड की, यानी कि यूनिफिकेशन का प्रोसेस जब शुरू हुआ उससे पहले क्या हालत थी इटली की। तो देखो, जो यहाँ फिर हमारे सामने उभर कर एक नाम आता है नेपोलियन बोनापार्ट का। तो इनके बारे में तो हमने पहले पढ़ा ही है कि किस तरह से ये फ्रांस में 1799 में डायरेक्टरी रूल को हटा देते हैं, सत्ता पलट करते हैं, और 1799 से 1815 तक ये फ्रांस में शासन करते हैं। पहले कॉन्सुलेट के फॉर्म में ये गवर्नमेंट बनाते हैं और उसके बाद तो इन्होंने खुद को एम्पायर ही घोषित कर दिया था 1804 में। और अल्टीमेटली 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया जाता है कोलिशन फोर्सेस के द्वारा, और फिर कांग्रेस ऑफ वियना आती है। लेकिन जब नेपोलियन 1799 में 1799 में सत्ता हथियाई थी फ्रांस की, उससे पहले भी इनके जो मिलिट्री प्रॉयस था उनकी चर्चा पूरे यूरोप में हो रही थी। और 1796 में ही इन्होंने इटली पर कब्जा कर लिया था। कब्जा करके इन्होंने क्या किया इटली का, कि जो ये नदर्न पोर्शन है, आप देखो ये ग्रीन शेडेड रीजन्स जो है, ये नदर्न पोर्शन ऑफ इटली, इस पर खुद को एम्पायर घोषित कर दिया। इसे कहा नेपोलियन ने कि ये किंगडम ऑफ इटली है और मैं हूं यहाँ का एम्पायर। और बाकी जो इटली के हिस्से हैं इन हिस्सों पे अपने भाई भतीजों को इसने बिठा दिया एज ए सरोगेट मोनार्क। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये नदर्न इटली पे खुद को क्यों एम्पायर घोषित किया। तो इसके बारे में हमने बात की थी कि ऑस्ट्रिया का जो खतरा था, ऑस्ट्रियन इन्वेजन, जो इमीडिएट ऑस्ट्रिया से बॉर्डर लगे हुए इलाके थे, उनसे अटैक का एक खतरा था। तो इस खतरे से निपटने के लिए वो चाहता था वहाँ का मोनार्क वो खुद रहे, वहाँ का एम्पायर खुद रहे। इसलिए नदर्न इटली में वो खुद एम्पायर खुद को घोषित कर देता है। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नेपोलियनिक एरा में हमने पढ़ा था कि नेपोलियनिक रिफॉर्म्स के तहत उसने एक नेपोलियनिक कोड लाया था। अब ये कोड जो फ्रांस में लागू किया गया था, ये इस कोड को इटली में भी लागू किया जाता है। क्यों? क्योंकि इटली जो है फ्रेंच एम्पायर के अंतर्गत ही तो आता था। अब नेपोलियनिक कोड में हमने पढ़ा था कि ये किस तरह से बात करता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करता है, ये प्रॉपर्टी राइट्स की बात करता है, ये सिटीजनशिप की बात करता है, ये बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, ये बात करता है रिलीजियस टॉलरेशन की। किस तरह इसने फ्रेंच एजुकेशन सिस्टम को मजबूत किया, वहाँ के स्कूल सिस्टम को मजबूत किया, रिगरस सिलेबस इंट्रोड्यूस किया, यूनिवर्सिटी सिस्टम बनाया। तो इन सब से अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होता है कि जब आप कुछ भी एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ कोड जब आपने इम्प्लीमेंट किया है कि जहाँ भी पूरे देश में रूल रहेगा वो एक जैसा रहेगा, इकोनॉमिक रूल है तो एक जैसा रहेगा, पॉलिटिकल रूल है तो एक जैसा रहेगा, जस्टिस सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, एक जैसा रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने में मदद करता है और कम से कम उसकी भावना पैदा करने में तो मदद करता ही है। तो इसीलिए जब 1796 में नेपोलियन ने फ्रेंच एम्पायर के अंतर्गत इटली को यूनिफाई किया तो वहाँ पे नेपोलियनिक कोड की वजह से और पूरी इटली एक एम्पायर के अंदर आकर यूनिफाई की गई थी। तो इसने भावना को जन्म दिया वहाँ पे नेशनलिज्म की, इसने भावना को वहाँ जन्म दिया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की। तो इस भावना का जन्म कहीं ना कहीं नेपोलियन के शासनकाल में ही हो गया था। लेकिन फाइनली 1815 में हम लोगों ने कांग्रेस ऑफ वियना में देखा था कि इटली को वापस से डिवाइड कर दिया जाता है। इटली को वापस से डिवाइड कैसे किया जाता है? पीडमोंट सार्डिनिया को हाउस ऑफ सेवोय को दे दिया जाता है। सेंट्रल इटली के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे वापस रोमन कैथोलिक चर्च यानी कि पोप का रूल रिस्टोर कर दिया जाता है। नदर्न इटली के जो इलाके हैं, नदर्न इटली के इलाके, ये फिर ऑस्ट्रिया डायरेक्टली अपने कब्जे में ले लेता है। और नेपल सिसली में यहाँ पे बर्बन डायनेस्टी का रूल रिस्टोर कर दिया जाता है। अब ये बर्बन डायनेस्टी जो है ये स्पेनिश ब्रांच के लोग हैं, ये फ्रेंच वाले नहीं है। देखो, थी दोनों जगह फ्रांस और स्पेन में बर्बन डायनेस्टी ही, लेकिन जो स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी थी वो छोटी डायनेस्टी हुआ करती थी
वो माइनर ब्रांच था। मेजर ब्रांच था फ्रांस में जो बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो नेपल्स और सिसिली में स्पेनिश ब्रांच की बर्बन डायनेस्टी को वापस से रीइंस्टेट कर दिया जाता है। तो अब देखो यहाँ पे जो एक थोड़ी सी विचित्र बात निकल के ये आती है कि हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। यूनिफिकेशन ऑफ इटली की अगर बात करें तो क्या 1796 में नेपोलियन ने जो किया ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली नहीं था? इसे हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली नहीं मान सकते क्या? तो बिल्कुल, अगर आप एक टेरिटोरियल यूनिफिकेशन की बात करें कि पूरे क्षेत्र को, पूरे एरिया को एक एम्पायर के अंदर यूनिफाई किया गया था, तो जरूर ये यूनिफिकेशन किया था। और फिर 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना ने इसे वापस डिवाइड कर दिया। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद की कहानी है। इसके बाद की कहानी है कि फिर से इटली का रीयूनिफिकेशन भी इसे हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहला यूनिफिकेशन तो नेपोलियन ने ऑलरेडी किया था। फ्रेंच एम्पायर के अंतर्गत इटली को यूनिफाई किया था नेपोलियन ने। उसके बाद 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना ने वापस से इटली को डिवाइड कर दिया। और फिर रीयूनिफिकेशन की जो कहानी है इटली की, वो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। अब ब्रीफ में मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इटालियन रिवॉल्यूशन क्या क्या थे। और इन फैक्टर्स में भी जो पहले दो फैक्टर्स हैं इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। नेपोलियनिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड रिवॉल्यूशंस ऑफ 1830 एंड 1848, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे बाकी के जो ये 4 फैक्टर्स हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे कहानी में। एक एक करके मैं पॉइंट वाइज आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इन सब के बारे में आगे बात होगी, आप ध्यान से सुनते रहना। एक 7वां रीजन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, रोल ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन प्रोसेस। जर्मन यूनिफिकेशन के प्रोसेस ने किस तरह से मदद की इटालियन यूनिफिकेशन में, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इन सब मुद्दों पे धीरे धीरे चर्चा करेंगे कहानी में, आप ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले थोड़ी बहुत बात क्यों ना की जाए इंडिविजुअल्स की, रोल ऑफ इंडिविजुअल्स। देखो यहाँ पे 4 इंडिविजुअल्स मैंने लिखे हैं आपके लिए, मेजीनी, गैरिबाल्डी, काउंट कैवूर एंड विक्टर इमैनुअल II। तो ये जो मेजीनी साहब हैं इन्हें कहा गया था ही इज द हार्ट ऑफ इटालियन रिवॉल्यूशन, गैरिबाल्डी ही इज द स्वॉर्ड ऑफ इटालियन रिवॉल्यूशन, और काउंट कैवूर ही इज द ब्रेन ऑफ इटालियन रिवॉल्यूशन। तो एक एक करके थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं, बाकी डिटेल में कहानी में आगे बात करेंगे। देखो ये जो मेजीनी साहब थे ये इटालियन रिवॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे। अब इन्होंने वहाँ पे एक यंग इटली नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और वहाँ की युवा पीढ़ी को ये प्रेरित करते हैं कि आप इटली के रिवॉल्यूशन में, इटली के यूनिफिकेशन में हिस्सा लो, इटली को फॉरेन पावर से हमें मुक्त करना है। तो इनके इस ऑर्गेनाइजेशन से इंस्पायर होकर गैरिबाल्डी जो है, जिन्हें कहा जाता है स्वॉर्ड ऑफ इटालियन रिवॉल्यूशन, ये ज्वाइन कर लेते हैं यंग इटली। मेजीनी का जो यंग इटली ऑर्गेनाइजेशन था इसे ज्वाइन कर लिया गैरिबाल्डी ने। अब ये थे थोड़े गर्म खून के इंसान। अब 1834 में एक मेजीनी के जो यंग इटली है उनसे इंस्पायर जो लोग थे उन्होंने एक इंसरेक्शन किया और इसमें गैरिबाल्डी साहब ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन ये अल्टीमेटली फेल हो जाता है, ये इंसरेक्शन फेल हो जाता है और गैरिबाल्डी को वहाँ की सरकार बुरी तरह से ढूंढने लगती है। तो ये भाग जाते हैं उस समय साउथ अमेरिका। लेकिन इनका खेल अभी खत्म नहीं हुआ, इनकी कहानी, इनका रोल अभी इटालियन यूनिफिकेशन में खत्म नहीं हुआ। ये वापस आएंगे। ये कब वापस आएंगे? जब इन्हें कहीं ना कहीं भनक लगेगी कि इटली में मेरे मदरलैंड को यूनिफाई करने का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो ये रुक नहीं पाएंगे, खुद को रोक नहीं पाएंगे और ये वापस से इटली आएंगे। और काउंट कैवोर और इनके बीच में कुछ सांठगांठ होती है जिसके बारे में हम कहानी में अभी आगे बात करते हैं। अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कैमिलो बेंसो यानी कि काउंट कैवोर की। कैमिलो बेंसो इनका नाम था, काउंट कैवोर इनका टाइटल था। अब इन्हें कहा जाता है ब्रेन ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। देखो ये खानदानी और पैदाइशी रईस थे। ये जो थे ये वेल्दी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में इनका बर्थ हुआ था और अल्टीमेटली 1851 होते होते ये पीडमोंट सार्डिनिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो इनका एक अपना न्यूज़पेपर हुआ करता था रिसॉर्जिमेंटो, जिसमें ये इटालियन मूवमेंट, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड फ्रीडम ऑफ इटली, इस सब के बारे में लिखते थे। और इन्होंने क्या किया, साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाई इटली को यूनिफाई करने में। इन्होंने जो इस नीति को अपना के एक नया पॉलिसी फॉलो किया था, वो पॉलिसी क्या थे, रियल पॉलिटिक की पॉलिसी। अब रियल पॉलिटिक क्या होता है ये आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में बात करना थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा। बट स्टिल मैं आपको ब्रीफ में ये बता दूं कि मैं एक कंजर्वेटिव हूँ। मान लो मैं एक कंजर्वेटिव हूँ, मुझे मोनार्की पसंद है, मुझे इम्पेरर्स पसंद है, मुझे प्राइम मिनिस्टर्स, मुझे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पसंद नहीं है। तो एज अ प्रिंसिपल,
एज ए प्रिंसिपल मैं क्या करूँगा कि मैं किसी भी डेमोक्रेट के साथ कोई सांठगांठ रखने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरा मोरल प्रिंसिपल है, मेरा नैतिक दायित्व है। मैं कंजर्वेटिव हूँ, मैं एक डेमोक्रेट के साथ कैसे सांठगांठ कर सकता हूँ। तो इस तरह की पॉलिसी कैमिलो बेंसो यानी कि काउंट कैवोर ने फॉलो नहीं करनी थी। इन्हें क्या करना था कि इन्हें कोई मतलब नहीं है सामने वाला बंदा जो है वो कंजर्वेटिव है, वो लिबरल है, वो रिपब्लिकन है, वो डेमोक्रेट है, वो एक्सट्रीम राइट विंग का कंजर्वेटिव इंसान है या एक्सट्रीम लेफ्ट विंग का है। इन सारी चीज़ों से इन्हें कोई मतलब नहीं था। इन्हें था कि हमारी रोटी जहाँ सेकी जा सके वो चूल्हा मुझे जलाना है। तो इसके तहत इन्होंने रियल पॉलिटिक फॉलो किया। रियल पॉलिटिक बोले तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल करने में जिस चीज़ से भी हमें मदद मिल सके उस मदद को हमें लेना है, और इसके लिए कोई सी भी पॉलिसी फॉलो करनी पड़े वो मुझे करना है। साम दाम दंड भेद हर तरह की पॉलिसी अपनाएंगे। तो इसके तहत इन्होंने डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड वॉर एज ए टूल ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, ये सारी पॉलिसी ये अपनाते हैं। अब शुरू करते हैं कि इटली का रीयूनिफिकेशन का प्रोसेस कैसे हुआ, इसकी कहानी को। देखो, इटली का जो रीयूनिफिकेशन हुआ ना, ये 3 फेजेज में, इसे हम तोड़ के पढ़ेंगे। अगर ब्रेक करके पढ़ें तो थोड़ी आसानी होगी समझने में। फेज 1 था इंटीग्रेशन ऑफ लोम्बार्डी। तो शुरुआत करते हैं, क्यों ना इंटीग्रेशन ऑफ लोम्बार्डी से शुरुआत कर। अब अभी काउंट कैवोर यानी कि कैमिलो बेंसो के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कहा था कि 1851 में ये पीडमोंट नाम का जो स्टेट था इटली में। अब देखो, पीडमोंट सार्डिनिया में कौन रूल कर रहा था उस समय? कांग्रेस ऑफ वियना ने वहाँ किसे इंस्टॉल किया था? हाउस ऑफ सेवॉय। हाउस ऑफ सेवॉय को इंस्टॉल किया था। हाउस ऑफ सेवॉय रूल कर रहा था और 1851 में उस स्टेट के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं काउंट कैवोर। अब ये वहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले इनका फोकस था इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह किया जाए पीडमोंट सार्डिनिया का, जिसकी बदौलत पीडमोंट सार्डिनिया एक मॉडल स्टेट बने, दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ आए और रोजगार पाएं। तो इसके लिए वहाँ पे उन्होंने कैपिटल इंटेंसिव एक्सपेंडिचर खूब किया और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त बना दिया। अब देखो कि उन्होंने कैनाल का डेवलपमेंट किया, रोड बनाया, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए, बैंक्स बनाए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन डेवलप किया, उसके बाद फैक्ट्रीज बनाई। अब इन सब का परिणाम अल्टीमेटली क्या होगा कि पीडमोंट जो है पूरे इटली में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक सक्षम, इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव स्टेट बन गया। अब जब इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव सबसे ज़्यादा हो गया पीडमोंट, तो बाकी के जो स्टेट्स थे वहाँ से वर्कर्स पीडमोंट में आने लगे और देखते थे कि भाई हमारे स्टेट की क्या हालत है और पीडमोंट सार्डिनिया की क्या हालत है। तो ये डिस्पैरिटी देख के उनके मन में कहीं ना कहीं ये भावना पैदा होती है कि हमें भी पीडमोंट सार्डिनिया जैसा बनना है। तो यहाँ पे काउंट कैवोर क्या प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। जब दूसरे राज्यों से लोग आएंगे, हमारे यहाँ काम करेंगे, माइग्रेंट्स वर्कर्स आएंगे, और जब वो वापस अपने जगह जाएंगे तो वो बताएंगे कि पीडमोंट की क्या हालत है, हमारी क्या हालत है, और उन जैसा बनने के लिए क्यों ना हम उनके साथ जुड़ें। तो इस तरह कहीं ना कहीं दिमाग में एक इंटीग्रेशन की भावना पैदा करने की कोशिश की जाती है। अब सेकेंड मुद्दा मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक पॉलिसी as a tool of Italian unification, war as a tool of Italian unification and diplomacy as a tool of Italian unification। तो इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरह काम करती है वो तो अभी हमने देखा। अब वॉर और डिप्लोमेसी को इन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया ये सब हमें साफ साफ जानकारी मिलेगी क्रीमियन वॉर में। अब देखो, क्रीमियन वॉर जो था इसका सीधे इटली से तो कोई लेना देना नहीं। क्रीमियन पेनिनसुला, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे मार्क करके रखा है। क्रीमियन वॉर जो हुआ था ये डायरेक्टली फाइट किया गया था रशिया और ओटोमन एम्पायर के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। ओटोमन एम्पायर में ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करने वाले काफ़ी लोग थे और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के नाम पर रशिया ने ओटोमन एम्पायर पर अटैक कर दिया था। लेकिन ये मुद्दा एक्चुअल मुद्दा था नहीं, इसके पीछे रशिया की एक दबी मंशा है। और इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लो, क्योंकि इस मुद्दे को लेके रशिया हमेशा बौखलाया रहेगा। और आगे जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड वॉर 1, 2, कोल्ड वॉर, इन सब समय पे इस मुद्दे का आना कहीं ना कहीं तय है। और वर्ल्ड वॉर 1, 2 तो काफ़ी पुरानी चीज़ हो गई। अगर आप अभी रिसेंटली 5-6 साल पहले की बात करें तो भी रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था और उस समय भी मुद्दा यही था। मुद्दा ये था कि रशिया को चाहिए एक वार्म वाटर पोर्ट बोले तो अब रशिया पोर्ट के लिए इतना क्यों परेशान है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रशिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है, इस तरफ जो कोस्ट है ईस्टर्न कोस्ट, वो सीधा ही डायरेक्टली ओपन होता है पैसिफिक ओशन में। अब जिस कंट्री के पास डायरेक्ट पैसिफिक ओशन का एक्सेस हो, वो ये ब्लैक सी में आके यहाँ पे छोटे मोटे पोर्ट हथियाने के लिए क्यों लड़ाई करेगा? तो यहाँ पे दिक्कत ये है
कि जो पैसिफिक ओशन में, रशिया के ईस्टर्न पार्ट में जो पैसिफिक ओशन है यहाँ जो पोर्ट्स हैं ये बहुत ही हायर लैटिट्यूड पे टेम्परेचर कम होता है, जिस वजह से वो सारे पोर्ट सिर्फ गर्मी में काम के, समर सीजन में काम के बचते हैं और विंटर्स में वो कम्प्लीटली फ्रोजन स्टेट में आ जाते हैं। तो जब फ्रोजन स्टेट में आ जाएंगे, आधे साल आप उस पोर्ट का यूज नहीं कर पा रहे, तो फिर ऐसे पोर्ट का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए हमेशा रशिया एक तलाश में रहता है वार्म वाटर पोर्ट की। और इसके बाद अगर आप रशिया की सी बाउंड्री देखें तो वो कहीं से नहीं लगती, सीधे यहाँ पे फिर दूसरा ऑप्शन इसके पास बचता है ये ब्लैक सी का। तो हमेशा इस ब्लैक सी में पोर्ट एक्वायर करने की कोशिश में रशिया लगा रहेगा, उसे चाहिए वार्म वाटर पोर्ट। अब ये वार्म वाटर पोर्ट की लालसा में ही इसने ऑटोमन एम्पायर पर अटैक कर दिया। हालांकि बहाना क्या था कि रशिया में जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करने वाले लोग हैं वो ऑटोमन एम्पायर में भी हैं, और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का पावर रशिया में है। इस राइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए टर्की को कहा था, ऑटोमन एम्पायर को कहा था, लेकिन ऑटोमन एम्पायर ने मना कर दिया। तो अल्टीमेटली रशिया ऑटोमन एम्पायर पे लड़ाई कर देता है। अब देखो यहाँ पे अगर कोई पोर्ट होगा तो ये कनेक्ट किससे करता है, ब्लैक सी को। यहाँ से आप अपना जहाज अगर ले जाओगे तो ये पहला स्ट्रेट आता है। यहाँ दो स्ट्रेट्स हैं, बॉस्पोरस स्ट्रेट और डार्डनल स्ट्रेट। अब ये बॉस्पोरस स्ट्रेट कनेक्ट करता है ब्लैक सी को, ये है बॉस्पोरस स्ट्रेट। आई होप स्ट्रेट आपको पता होगा। स्ट्रेट एक नैरो वाटर बॉडी है जो दो लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। तो ये बॉस्पोरस स्ट्रेट, दिस इज द बॉस्पोरस स्ट्रेट, और ये कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ मारमारा से, और सी ऑफ मारमारा को कनेक्ट करता है डार्डनल स्ट्रेट अल्टीमेटली एजियन सी से और फाइनली मेडिटेरेनियन सी से। और जो मेडिटेरेनियन का एक्सेस मिल गया तो अल्टीमेटली जिब्राल्टर स्ट्रेट के थ्रू आप अटलांटिक ओशन में जा सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंस था एक ब्लैक सी में पोर्ट होने का। इन सब कारणों से रशिया अटैक कर देता है ऑटोमन एम्पायर पर। अब ऑटोमन एम्पायर पर अटैक करता हुआ देखो कांग्रेस ऑफ वियना में बात हुई थी बैलेंस ऑफ पावर की, तो ये बैलेंस ऑफ पावर ना डिस्टर्ब हो जाए इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर रशिया पर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। अब फिर यहाँ पे कांग्रेस ऑफ वियना की एक बार मैं याद दिलाऊंगा, वहाँ पे एक अलायंस बना था, क्वाड्रपल अलायंस। 4 पार्टी ने मिलकर अलायंस बनाया था और जिन चारों पार्टी में 2 लोग थे, ब्रिटेन और रशिया। अब यहाँ पे आप देखो ब्रिटेन और रशिया के बीच पड़ गई दरार। क्यों? ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर रशिया पे अटैक कर दिया। तो क्वाड्रपल अलायंस में दरार तो जरूर पड़ गई थी। और कांग्रेस ऑफ वियना की क्रिटिकल इवैल्यूएशन आपको याद होगा, तो उस समय मैंने कहा था कि कांग्रेस ऑफ वियना को पैन यूरोपियन वॉर ना होने देने का क्रेडिट तो हमें देना होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ऑफ वियना ने यूरोप में वॉर ही नहीं होने दिया। और क्या क्या वॉर हुए थे वो मैंने कहा था आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्रीमियन वॉर उनमें से एक था। तो क्रीमियन वॉर तो हुआ, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये इटालियन यूनिफिकेशन से किस तरह से रिलेटेड है। काउंट केवोर का ये सारा आइडिया था। काउंट केवोर ने सोचा क्यों ना ऑस्ट्रिया के एलाइज काटे जाएं। अब ऑस्ट्रिया के एलाइज क्यों काटे जाएं? तो अगर आपको याद हो तो नदर्न इटली के हिस्से ऑस्ट्रिया के कब्जे में थे। इटली को अगर यूनिफाई करना है, पीडमॉन्ट सार्डिनिया के लीडरशिप के अंदर अगर इटली को यूनिफाई करना है, तो जो नदर्न इटली का हिस्सा ऑस्ट्रिया के कब्जे में है उसे अपने कब्जे में लेने के लिए अल्टीमेटली ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी इटली को, पीडमॉन्ट को। तो इसीलिए ऑस्ट्रिया से जब मुझे लड़ना है तो क्यों ना उसके एलाइज काटे जाएं। तो इसलिए पीडमॉन्ट सार्डिनिया का कुछ सोल्जर्स जो हैं वो काउंट केवोर ब्रिटेन और फ्रांस के साथ भेज देते हैं रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, और लड़ाई में रशिया की हार हो जाती है और अल्टीमेटली ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है 1856 में। अब चूंकि पीडमॉन्ट एक विक्टोरियस पावर था, उसे भी पेरिस ट्रीटी में स्थान मिलता है, और वहां पे काउंट केवोर फिर यूज करते हैं अपने डिप्लोमेटिक स्किल का। देखो ये बंदा किस तरह से साम दाम दंड भेंट सभी चीजों का इस्तेमाल करेगा एक एक करके और इटली को यूनिफाई करवाएगा। अब वहां पे ट्रीटी ऑफ पेरिस में डिस्कस करते हैं ये इटालियंस के प्लाइट का, कि किस तरह ऑस्ट्रिया हमें दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है, हम पे अत्याचार कर रहा है, इटालियंस के राइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। ऑस्ट्रिया एक फॉरेन पावर है, वो हमारे ऊपर रूल कर रहा है और हमारे राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो ऑस्ट्रिया को कहीं ना कहीं बुरे लाइट में दिखाने की कोशिश की जाती है और इटालियंस के प्लाइट को वर्ल्ड स्टेज पर, एक इंटरनेशनल स्टेज पर दर्शाने का मौका मिलता है काउंट केवोर को, और उसमें वो बिल्कुल चूकते नहीं है। इससे इटली को पूरे वर्ल्ड स्टेज पर एक सिंपैथी मिलती है। अब सिंपैथी तो हासिल हो गई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं काउंट केवोर और एक प्लॉम्बियर्स पैक्ट करते हैं। ये प्लॉम्बियर्स पैक्ट किया जाता है फ्रांस के साथ। अब ये एक स्पेसिफिक पैक्ट था, फ्रांस के साथ किया गया था, और इसके तहत 3 पॉइंट्स पर सहमति बनी थी दोनों ही देशों की।
देखो पहला पॉइंट क्या था कि फ्रांस जब पीडमोंट का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगा ऑस्ट्रिया के साथ तो फ्रांस उसकी मदद करने आएगा। फ्रांस टू हेल्प पीडमोंट इन केस ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विथ ऑस्ट्रिया। देखो किस तरह से डिप्लोमेटिकली ऑस्ट्रिया के एलाइज काटे जा रहे हैं। अब फ्रांस को आप सोच रहे हो कि ऐसे ही फ्रांस क्यों अटैक ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमोंट की मदद करने आएगा। जब ऑस्ट्रिया पीडमोंट पे अटैक करता है तो फ्रांस क्यों बीच में पड़े। तो इसके लिए भी कुछ कैरेट उन्होंने बढ़ाया, काउंट कैवोर ने फ्रांस की तरफ बढ़ाया। सबसे पहले तो मैट्रिमोनियल अलायंस किया गया एक। इस मैट्रिमोनियल अलायंस में नेपोलियन द थर्ड जो फ्रांस को रूल कर रहे थे उस समय, उनके कजन की शादी करवाई जाती है पीडमोंट सार्डिनिया के जो राजा थे विक्टर इमैनुअल टू उनकी डॉटर के साथ। पीडमोंट सार्डिनिया के जो राजा थे विक्टर इमैनुअल टू उनके डॉटर के साथ नेपोलियन थर्ड के कजन की शादी करवा दी जाती है। तो मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया गया और साथ में नाइस और सेवोय नाम की जो दो टेरिटरी थी, ये देखो ये सेवोय की टेरिटरी, ये है काउंटी ऑफ नाइस। तो ये दोनों टेरिटरी दे दी गई फ्रांस को। अब नेपोलियन द थर्ड खुश हो गए। नेपोलियन थर्ड ने सोचा कि शादी तो हो ही गई है भाई की, दहेज में नाइस और सेवोय भी मिल गया है, तो अब हम मदद कर सकते हैं। तो ये था कैरेट। अब देखो कितने डिप्लोमेटिकली, कितने क्लेवरली काउंट कैवोर ने ऑस्ट्रिया का एलाई काट दिया, फ्रांस काट दिया, ब्रिटेन काट दिया और ऑस्ट्रिया को बुरे लाइट में भी प्रेजेंट कर दिया। तो फ्रांस अब अल्टीमेटली पीडमोंट के इन्फ्लुएंस में आ गया। अब बारी थी एक्शन लेने की। अब एक्शन कैसे लेना है, देखो सीधे ऑस्ट्रिया पे अटैक नहीं करना चाह रहे थे, सीधे काउंट कैवोर ऑस्ट्रिया पे अटैक नहीं करना चाह रहे थे। तो लोम्बार्डी और वेनेशिया नाम का जो दो नदर्न स्टेट था जो ऑस्ट्रिया से लगता था, बॉर्डर लगते थे, उन दोनों राज्य के लोगों को उकसाने लगते हैं काउंट कैवोर की, तुम लोग क्या जिल्लत की जिंदगी जी रहे हो, ऑस्ट्रिया तुम पे इतने अत्याचार कर रहे हो और तुम फिर भी सब सहते जा रहे हो। जागो ग्राहक जागो, अब देशभक्ति की भावना जगाने का मौका आ गया है। और इस तरह कह के वहां पे एक विद्रोह पैदा कर देते हैं काउंट कैवोर। और ऑस्ट्रिया किनारे बैठे हुए ये देख रहा होता है, लेकिन वो चुपचाप कब तक आखिर बैठा हुआ देखता। तो अल्टीमेटली ऑस्ट्रिया ने पीडमोंट पर 1859 में अटैक कर दिया। 1859 में ऑस्ट्रिया अटैक्स पीडमोंट। अब यहाँ पे आ जाता है प्लॉम्बियर्स पैक्ट जो अभी हमने पढ़ा था। प्लॉम्बियर्स पैक्ट जो हमने पढ़ा था फ्रांस और पीडमोंट के बीच, वो एक्शन में आता है और फ्रांस पीडमोंट के साथ देने के लिए अपनी सेना भेजता है और ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई करता है। और लोम्बार्डी नाम का जो स्टेट है वो अल्टीमेटली पीडमोंट में सीड कर दिया जाता है। लोम्बार्डी इज सीडेड टू पीडमोंट। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली फ्रांस ने आर्मिस्टिस साइन कर लिया ऑस्ट्रिया के साथ और वॉर से विड्रॉ कर लिया, इससे पहले कि वेनेशिया भी सीड किया जाता। तो अभी सिर्फ हमने ये देखा कि लोम्बार्डी सीड हुआ था, ये लोम्बार्डी आ गया था इटली में पीडमोंट के अंदर 1859 में। और जो प्लॉम्बियर्स पैक्ट है उसको ऑनर करते हुए फ्रांस ने साथ तो दिया पीडमोंट का, लेकिन पूरी तरह से नहीं दिया। वेनेशिया जब तक सीड हो पाता उससे पहले ही फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के साथ आर्मिस्टिस साइन कर लिया और वॉर से विड्रॉ कर लेता है। लेकिन यहाँ पे फेज 1 ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। फेज 1 ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन की यहाँ पे समाप्ति होती है 1859 में। जो हमने ये वाला पिक्चर हमने शुरुआत में भी देखा था, और आगे जब फेज 2 और फेज 3 का कंप्लीशन होगा तो फिर धीरे धीरे देखते जाएंगे और इस तरह समझेंगे। तो फेज 1 की समाप्ति तो यहाँ पे हो जाती है। अब बात करते हैं फेज 2 में। देखो फेज 2 में 2 इंटीग्रेशन का प्रोसेस चलता है, इंटीग्रेशन ऑफ पर्मा मॉडर्ना एंड टस्कनी और इंटीग्रेशन ऑफ नेपल्स एंड सिसिली। तो फेज 2 के सब पार्ट्स ए और बी, इस तरह इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ पर्मा मॉडर्ना एंड टस्कनी कैसे हुआ। अब इन्हें 2 पार्ट में ब्रेक करने का फेज 2 को भी एक रीजन है, वो आप आगे समझेंगे। तो देखो ये जो लोम्बार्डी और वेनेशिया नाम का जो नदन यहाँ पे स्टेट था, इसमें लोम्बार्डी तो सीड कर दिया गया पर ये वेनेशिया बचा रह गया। ये फिर सीड होता है फेज 3 में। यहाँ फेज 3 में इंटीग्रेशन ऑफ वेनेशिया होगा। तो अब देख लेते हैं फेज 2 के पार्ट ए को, पर्मा मॉडर्ना और टस्कनी किस तरह से यूनाइट किए जाते हैं। अब लोम्बार्डी और वेनेशिया में जो लोगों की भावना को जगाया गया था काउंट कैवोर द्वारा बोल के कि ऑस्ट्रिया तुम पे शासन कर रहा है, तुम्हारा शोषण कर रहा है, तुम्हें राइट्स को नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा, फिर भी तुम सोए हुए क्यों हो, आंदोलन करो। तो इसका असर कहीं ना कहीं पर्मा मॉडर्ना और टस्कनी पे भी पड़ता है। और इन आंदोलन का स्पिल ओवर इफेक्ट, जैसे कि हमने देखा था 1830 और 1848 में फ्रांस के रिवॉल्यूशन जो शुरू हुए, उनका स्पिल ओवर इफेक्ट यूरोप के बाकी कंट्रीज में फैल गया। तो क्या इटली का एक स्टेट जहाँ रिवॉल्यूशन हो रहा है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट दूसरे स्टेट में नहीं फैलेगा? तो जी हाँ, ये फैला, और ये फैला पर्मा मॉडर्ना और टस्कनी में, और वहाँ के लोगों ने भी रिवोल्ट कर दिया।
और रिवोल्ट कर दिया तो ऑस्ट्रिया फिर इन्हें दौड़ा के मारने की कोशिश करता है, रिबेलियंस को सप्रेस करने की कोशिश करता है। काउंट केवोर फिर से याद दिलाते हैं फ्रांस को कि प्लॉम्बियर्स पैक्ट है, देखो भाई ये हम पे अटैक करेगा, जब ये अटैक करेगा तो आपको हमारी मदद के लिए आना होगा। और साथ ही साथ जो इन्होंने याद करो कि क्रीमियन वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस में इंटरनेशनल स्टेज पे ऑस्ट्रिया का एटीट्यूड बताया था इटली के तरफ कि किस तरह हमारे साथ जाति हो रही है, किस तरह ये हम पे अत्याचार कर रहा है, इटालियंस के राइट को नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये सारी बात ये फिर से हाईलाइट करते हैं और इन सब का ऑनर करते हुए ब्रिटेन और फ्रांस बोलता है कि एक्सटर्नल पावर को इटली के इंटरनल इशू में इंटरवेन नहीं करना चाहिए। और इस बार ऑस्ट्रिया अटैक भी नहीं करता। और काउंट केवोर क्या कहते हैं कि एक प्लेबिसाइट हो जाए, क्यों ना एक प्लेबिसाइट करवाया जाए। काउंट केवोर प्रोपोजेस फॉर अ प्लेबिसाइट कि जनता से ही पूछ लेते हैं आप किसके साथ रहना चाह रहे हो, क्या आप ऑस्ट्रिया के साथ रहना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि उस समय पार्मा, मॉडर्ना और टस्कनी इन तीनों राज्यों पर ऑस्ट्रिया का ही कब्जा हुआ करता था। तो आप अगर ऑस्ट्रिया के साथ रहना चाह रहे हो तो ठीक है, आप प्लेबिसाइट में बता दो। आप अगर पीडमोंट सार्डिनिया के साथ यूनिफाई होना चाह रहे हो तो ये भी बता दो। प्लेबिसाइट होता है और अल्टीमेटली पार्मा, मॉडर्ना, टस्कनी वोट होता है और वोटिंग से ये डिसाइड किया जाता है कि ये मर्ज करेंगे पीडमोंट सार्डिनिया के साथ। तो इस तरह जो हमने यहाँ पे पार्ट ए देखा था, पार्ट ए ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन इन फेज 2, ये कंप्लीट होता है। इसमें बहुत ज्यादा खून खराबा नहीं हुआ। प्लेबिसाइट के थ्रू पार्मा, मॉडर्ना और टस्कनी का यूनिफिकेशन हुआ। लोम्बार्डी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था? वॉर के थ्रू। ऑस्ट्रिया ने अटैक किया था, फिर फ्रांस ने साथ दिया था प्लॉम्बियर्स पैक्ट के तहत। ये सब चीजें अब हमने डिस्कस कर ली है। तो अब देखो कि यहाँ पे ये लोम्बार्डी इंटीग्रेट हो चुका है हमारा फेज 1 में। उसके बाद पार्मा, मॉडर्ना और टस्कनी ये सारे राज्य इंटीग्रेट हो चुके हैं नदर्न पार्ट में। पार्मा, मॉडर्ना और टस्कनी ये इंटीग्रेट हो चुके हैं। अब जो पार्ट बी है यहाँ पर हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं नेपल्स और सिसिली के इंटीग्रेशन की। देखो यह ध्यान रखना कि अभी फेज 2 चल रहा, फेज 2 में पार्ट बी नेपल्स सिसिली की बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है, अब इस पे आते हैं। देखो जब बात आती है इंटीग्रेशन ऑफ नेपल्स एंड सिसिली की इटली में, तो इस समय काउंट केवोर जो है थोड़ी धर्म संकट में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि नेपल्स और सिसिली में किनका रूल है। नेपल्स एंड सिसिली में ये रूल था बर्बन डायनेस्टी का। यहाँ पे रूल था बर्बन डायनेस्टी का, स्पेनिश ब्रांच के जो बर्बन डायनेस्टी थी उनका रूल था। और फिर अभी हमने देखा कि एक प्लॉम्बियर्स पैक्ट किया था इन्होंने, प्लॉम्बियर्स पैक्ट किया था फ्रांस के साथ। फ्रांस में कौन सी डायनेस्टी रूल करी है? बर्बन डायनेस्टी। अब जब बर्बन डायनेस्टी के साथ इन्होंने पैक्ट किया हुआ है और फिर बर्बन डायनेस्टी के जो रूल स्टेट्स हैं उन पर अटैक करके ये एनेक्स करने की कोशिश करेंगे नेपल्स और सिसिली को, तो ये थोड़े धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। तो इसी पे ये सोचते हैं कि कैन आई अटैक एंड एनेक्स नेपल्स एंड सिसिली, कैन आई इंस्टिगेट रिबेलियन इन नेपल्स एंड सिसिली, जिस तरह इन्होंने लोम्बार्डी और वेनेशिया में इंस्टिगेट करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे भी इनका जवाब सैडली नो आता है। तो यहाँ पे थोड़े धर्म संकट की स्थिति में पड़ जाते हैं और काउंट केवोर गहरे सोच के बाद ये फैसला करते हैं कि क्यों ना इस्तेमाल किया जाए एक पॉन का। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गैरिबाल्डी, जिनके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, उन्हें जब पता चला कि मेरे देश में, मेरे मदरलैंड में यूनिफिकेशन का प्रोसेस, रिवॉल्यूशन का दौर शुरू हो चुका है, जो साउथ अमेरिका में एग्जाइल में थे वहां से भाग के जब वापस आते हैं, तो इन्होंने काउंट केवोर ने गैरिबाल्डी को कहा कि भाई आप अपना जाके नेपल्स एंड सिसिली में देखो, उसे आज़ाद करवा के उसे पीडमोंट में फाई करवाने की कोशिश कीजिए। गैरिबाल्डी जो है एक रेड शर्ट्स नाम की अपने एक आर्मी जैसा एक छोटा यूनिट 1000 लोगों का बनाते हैं और इसके थ्रू ये मार्च करते हैं नेपल सिसिली पे और नेपल सिसिली को आर्म्ड रिवॉल्यूशन के थ्रू एनेक्स कर लेते हैं। इसमें काउंट केवोर ने कहीं ना कहीं गैरिबाल्डी को थोड़ी बहुत लॉजिस्टिकल हेल्प की थी, फाइनेंशियल हेल्प की थी, लेकिन डायरेक्ट रोल पीडमोंट का इसमें नहीं दिखता है। और उनका मोटिव भी यही था क्योंकि प्लॉम्बियर्स पैक्ट के अंतर्गत पीडमोंट की मदद करने आएगा तो इस पैक्ट को आप नहीं तोड़ सकते थे, इसीलिए उन्होंने गैरिबाल्डी को एज एन एग्रेसर दिखाया। गैरिबाल्डी को यहाँ पे एज अ पॉन इस्तेमाल किया गया था। अब जब नेपल्स और सिसिली को आज़ाद करवा लिया था गैरिबाल्डी ने, उसके बाद फिर एक जो रूट में मुद्दा था जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही बात की थी कि काउंट केवोर बाई नेचर क्या थे? काउंट केवोर थे बाई नेचर कंजर्वेटिव। ये बंदा था कंजर्वेटिव, लेकिन यही जो गैरिबाल्डी हुआ करते थे ये कंजर्वेटिव नहीं थे, गैरिबाल्डी थे लिबरल। अब ये जो लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव का यहाँ पे मुद्दा उभर कर सामने आता है नेपल सिसिली के को जब एनेक्स कर लिया गैरिबाल्डी ने उसके बाद, तो वहाँ कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच कहा सुनी होती है कि नेपल सिसिली का अल्टीमेटली होना क्या है। तो इस मौके पर चौका मारते हैं फिर से काउंट केवोर। काउंट केवोर बर्बन डायनेस्टी को बताते हैं कि देखो ये जो गैरिबाल्डी नाम का इंसान है, इन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया है, इसमें हमारा पीडमोंट की आर्मी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन
अगर इसे हटाना है वहाँ से तो हमें अपनी आर्मी सेंट्रल यूरोप में जो आपके सेंट्रल इटली में जो आपके एरिया है उन एरिया से पास करके नेपल सिसिली तक जाने दो। और इस तरह वो नेपल सिसिली में अपनी आर्मी भेजते हैं और वहाँ पे फिर प्लेबिसाइट होता है और प्लेबिसाइट के तहत ये नेपल सिसिली बता देती है कि हमें पीडमोंट का हिस्सा बनना है। नेपल सिसिली का इंटीग्रेशन हो जाता है पीडमोंट में। तो इस तरह हमें जानकारी मिलती है कि गैरिबाल्डी का जो मार्च था नेपल्स और सिसिली में, उनके रेड शर्ट्स जो वॉलंटियर्स थे, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उन्होंने 1000 सोल्जर्स की, उनका जो मार्च था नेपल सिसिली में वो कहीं ना कहीं एक शरेड था, ये एक दिखावा था। इन्हें एक पॉन की तरह यूज किया था और वो यूज किसने किया था? काउंट केवोड ने। काउंट केवोड डायरेक्टली इंटरवेन नहीं कर सकते थे प्लॉम्बियर्स पैक्ट की वजह से, जो कि उनका फ्रांस के साथ हुआ था, इसलिए गैरिबाल्डी का इस्तेमाल किया और अल्टीमेटली नेपल सिसिली को भी एनेक्स कर लिया इंटीग्रेट कर लिया जाता है पीडमोंट में। तो फेज 2 इसके साथ 1860 में अल्टीमेटली कंप्लीट होता है इटालियन यूनिफिकेशन का। अब तीसरे फेज में बात करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ वेनेशिया। देखो ये लोम्बार्डी और वेनेशिया को इंटीग्रेट करने की बात फर्स्ट फेज में ही की गई थी, लेकिन यहाँ फ्रांस ने आर्मिस्टिस साइन कर लिया, प्लॉम्बियर्स पैक्ट को अंत तक ऑनर नहीं किया, इसलिए नहीं हो पाया था। तो ये जो लेफ्ट ओवर इशू है वेनेशिया का वो यहाँ पे सेटल होगा और अल्टीमेटली जो रोम है जहाँ पे कैथोलिक चर्च यानी कि पोप का रोल था उसे भी एनेक्स किया जाएगा और इंटीग्रेट करवाया जाएगा इटली में। तो यहाँ पे बात करते हैं। और इस थर्ड स्टेज में आप देखोगे कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है इटालियन यूनिफिकेशन के थर्ड स्टेज में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखो 1861 में काउंट केवोड का निधन हो जाता है। अब इसके बाद इटालियन यूनिफिकेशन का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे किंग ऑफ पीडमोंट विक्टर इमैनुअल II। विक्टर इमैनुअल II इटालियन यूनिफिकेशन का जो थर्ड फेज है इनको लीड किया था विक्टर इमैनुअल II ने। अब यहाँ पे बचे थे 2 स्टेट्स। हमने अभी अभी देखा कि यहाँ बचे हमारे लिए 2 स्टेट्स, वेनेशिया और रोम। रोम यानी कि जो पेपल स्टेट्स थे जिन पे डायरेक्ट पोप का रूल हुआ करता था, कैथोलिक चर्च का रूल हुआ करता था, वो भी अभी बचा हुआ था, उसे भी यूनिफाई करना था इटली में। अब इस समय कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा होता है जर्मन यूनिफिकेशन का। जर्मन यूनिफिकेशन का प्रोसेस किस तरह से कोइंसाइड करता है इटालियन यूनिफिकेशन से प्रोसेस से, ये जानने के लिए हमें पता चलेगा कि ऑस्ट्रिया जो है ये इट इमर्जेज एज अ कॉमन एनिमी ऑफ पीडमोंट एंड जर्मनी। पीडमोंट और जर्मनी दोनों का ही कॉमन एनिमी इमर्ज होके सामने आता है। क्यों? क्योंकि वेनेशिया पे किसका रूल था? वेनेशिया पे रूल था ऑस्ट्रिया का। और उस समय जो जर्मन यूनिफिकेशन के लिए फाइट कर रहे थे, जर्मनी पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका था? ऑस्ट्रिया का। इसलिए एक कॉमन एनिमी के फॉर्म में ये इमर्ज करके आता है ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी का जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस सामने आगे मार्च करते हुए ले जा रहे थे वो थे ऑटो वन बिस्मार्क और विक्टर इमैनुअल II। अब इन दोनों के बीच में एक सीक्रेट ट्रीटी होती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है यार। अब ये दोनों मिल बैठते हैं एक साथ और इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि दोनों ऑस्ट्रिया जो है ये हम दोनों का कॉमन एनिमी है और हमें इसके खिलाफ एक कॉमन फ्रंट खोलना होगा। तो यहाँ ये ट्रीटी ये करते हैं कि जब अगर ऑस्ट्रिया जर्मनी पर अटैक करेगा तो पीडमोंट जर्मनी की मदद करेगा ऑस्ट्रिया पर अटैक करके। तो अल्टीमेटली हमें पता चलता है कि 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रसिया पे अटैक कर दिया। अब ये ऑटो वन बिस्मार्क कौन थे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो ऑस्ट्रिया 1866 में प्रसिया पे अटैक कर देता है और इस समय उस सीक्रेट ट्रीटी के हिसाब से इटली ने ऑस्ट्रिया पर अटैक कर दिया और इटली को भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन इटली का मकसद इंडिपेंडेंटली ऑस्ट्रिया को हराना नहीं था और उसे सही पता भी था कि इंडिपेंडेंटली मैं ऑस्ट्रिया को डिफीट कर भी नहीं सकता हूँ, इसलिए उन्होंने इतनी डिप्लोमेसी इतनी ट्रीटी का सहारा लिया। लेकिन ऑस्ट्रिया पे इटली के अटैक से ये हुआ कि ऑस्ट्रिया को 2 फ्रंट पे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। अब ऑस्ट्रिया एक तरफ प्रसिया से लड़ रहा है, प्रसिया के लीडरशिप में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, जिस तरह पीडमोंट के इंटीग्रेशन में लीडरशिप में इटली का यूनिफिकेशन हुआ, उसी तरह प्रसिया की लीडरशिप में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था। तो एक तरफ ऑस्ट्रिया को लड़ना पड़ रहा प्रसिया से और दूसरी तरफ लड़ना पड़ रहा इटली से। तो इस तरह से जब रिसोर्सेज डिवाइड हुए और ये 2 साइडेड वॉरफेयर ऑस्ट्रिया कोप नहीं कर पाया और अल्टीमेटली उसकी हार होती है, ऑस्ट्रिया की हार होती है। और फाइनली ट्रीटी ऑफ प्रैग में वेनेशिया जो है इट इज सीडेड टू इटली। तो वेनेशिया का इंटीग्रेशन कुछ इस तरह होता है और इसमें जर्मन यूनिफिकेशन की भूमिका भी बहुत अहम है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इटालियन यूनिफिकेशन में कि अब जर्मन यूनिफिकेशन का भी रोल इटालियन यूनिफिकेशन में रहा है और उसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लिया। तो हमारा फेज 3 का जो पार्ट ए था ये पार्ट ए कंप्लीट हुआ।
इंटीग्रेशन ऑफ वेनेशिया। तो अभी तक हमने देखा लोम्बार्डी का इंटीग्रेशन हुआ, पार्मा मॉडर्ना टस्कनी का हुआ, नेपल सिसिली का हुआ और वेनेशिया का हुआ। अब बचे पेपल स्टेट्स, रोम के आसपास का इलाका जिसपे रूल था पोप का, जिसपे रूल था कैथोलिक चर्च का। अब इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाए पीडमॉन्ट में और इटली के यूनिफिकेशन को किस तरह कंप्लीट किया जाए। तो यहाँ पर भी रोल कहीं ना कहीं उभर के सामने आता है जर्मन यूनिफिकेशन का। अब 1870 में प्रसिया जो है वो फ्रांस पे अटैक कर देता है। अब ये अटैक क्यों हुआ, ये जर्मन यूनिफिकेशन के प्रोसेस में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे आप जानो कि अटैक कर देता है फ्रांस पर प्रसिया 1870 में। तो अल्टीमेटली फ्रांस को अपनी टेरिटरी डिफेंड करने के लिए रोम में कुछ जो फ्रेंच ट्रूप्स थे उन्हें कॉल बैक करना पड़ता है अपनी टेरिटरी डिफेंड करने के लिए। और अल्टीमेटली बैटल ऑफ सेडान में फ्रांस की हार होती है। और इसकी हार से पहले तक पीडमॉन्ट इंतजार करता है, पीडमॉन्ट सार्डिनिया इंतजार करता है और कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन जैसे ही हार होती है वो रोम को सक्सेसफुली इन्वेड करता है और रोम में जो फ्रांस के सोल्जर थे वहाँ पे वो बुला लिए गए थे प्रसिया के खिलाफ लड़ाई में साथ देने के लिए फ्रांस का। इसलिए पीडमॉन्ट की आर्मी को किसी भी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा और अल्टीमेटली रोम को इटली में मिला लिया गया। तो रोम की इटली में मिलते ही इटली का यूनिफिकेशन का प्रोसेस खत्म होता है यहाँ पर। अब यहाँ कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये इटली का यूनिफिकेशन नहीं हुआ, ये इटली का पीडमॉन्टाइजेशन हुआ। ये इटली का क्या हुआ, पीडमॉन्टाइजेशन। क्यों? क्योंकि पीडमॉन्ट सार्डिनिया के लीडरशिप के अंदर ही उसका यूनिफिकेशन हुआ। तो इसको एक तरीका है देखने का कि इटली का यूनिफिकेशन हो रहा, ये एक तरीका है देखने का, ये एक नजरिया है। और दूसरा नजरिया है कि पीडमॉन्ट का एक्सपेंशन हो रहा, पीडमॉन्ट का एक्सपेंशन हो रहा। तो दोनों ही नजरिए सही हैं। देखो आपको क्रिटिकल इवैल्यूएशन में इस तरह कहना है इसे कि पीडमॉन्टाइजेशन तो हुआ, इससे कोई इनकार तो आप नहीं कर सकते कि पीडमॉन्ट के लीडरशिप में इटली का यूनिफिकेशन प्रोसेस शुरू हुआ। अब शुरुआत में क्या था कि जो टॉप लीडरशिप थे, जो टॉप ब्यूरोक्रेसी थी, मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, ये सारे आते थे पीडमॉन्ट से। लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चेंज होगी, स्टेटस को मेंटेन नहीं होगा और आगे चल के ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस बन जाएगा और इटली में यूनिफाइड जितने भी एरिया हर जगह के रिप्रेजेंटेटिव धीरे धीरे आने लगेंगे और ये पीडमॉन्टाइजेशन का इफेक्ट जो है वो कम होता है और अल्टीमेटली ये इटालियन यूनिफिकेशन के फॉर्म में उभर कर सामने आता है। तो ये पीडमॉन्टाइजेशन था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसे इटालियन यूनिफिकेशन ना कह के सिर्फ पीडमॉन्टाइजेशन कहना ये गलत होगा। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन में आप कुछ इस तरह से सोच सकते हैं। देखो मैं आपको स्पून फीड नहीं करूंगा और अगर आपको एक दो सैम्पल आंसर्स चाहिए तो ये पूरा सीरीज खत्म हो जाने के बाद इंटीग्रेट करके हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ सैम्पल आंसर्स हर एक चैप्टर से लिखने की कोशिश करेंगे। और वो प्लेन क्वेश्चंस नहीं होंगे इस तरह के कि व्हाट वेयर द फैक्टर्स ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इटालियन यूनिफिकेशंस, व्हाट वेयर द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, इस तरह के प्लेन वेनिला क्वेश्चन हर कोई लिख सकता। हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखने की कोशिश करेंगे जो आपको क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह करनी है उसमें मदद करे। खैर वो आगे देखेंगे। पर यहाँ हमारा इटालियन यूनिफिकेशन का प्रोसेस खत्म होता है। सबसे पहले लोम्बार्डी को इंटीग्रेट किया गया। कैसे किया गया? यहाँ प्लॉम्बियर्स पैक्ट की मदद ली गई और उससे पहले क्रीमियन वॉर एंड ऑल, किस तरह वहाँ इंटरनेशनल स्टेज पे ऑस्ट्रिया को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है और इटालियंस के प्लाइट को हाईलाइट करके ऑस्ट्रिया के एलाइज को काटने की कोशिश करते हैं काउंट केबोर। और उसके बाद जब ऑस्ट्रिया अटैक करता है पीडमॉन्ट पर तब फ्रांस किस तरह मदद करता है और लोम्बार्डी को सीड कर लिया जाता है पीडमॉन्ट में। उसके बाद फिर पार्मा मॉडर्ना टस्कनी में भी स्पिल ओवर इफेक्ट से रिबेलियंस होते हैं और इसे भी सीड कर लिया जाता है। नेपल सिसिली, यहाँ पे हमने गैरिबाल्डी का रोल देखा। फिर ये दोनों इंटीग्रेशन विक्टर इमैनुअल II के नेतृत्व में हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1861 में अल्टीमेटली काउंट केबोर का निधन हो जाता है। तो वेनेशिया और रोम को विक्टर इमैनुअल II के लीडरशिप में इंटीग्रेट करवाया गया था। तो ये था हमारा इटली के यूनिफिकेशन का प्रोसेस। अब अगले लेक्चर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जर्मन यूनिफिकेशन का प्रोसेस। आप तब तक इस चैप्टर को रिवाइज करो और इसे एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़ने की कोशिश करना, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। एनसीईआरटी में जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, आई होप कि अब आपको ये लेक्चर सुनने के बाद समझ में आएंगी। तो अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है इस लेक्चर सीरीज़ से, आपको प्रिपरेशन में किसी भी तरह की हेल्प मिल रही, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां हम जानने की कोशिश करेंगे जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में। थैंक यू।